क्वालिटी है उसके एमसीक्यू देख रहे हैं, जिसमें हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। आज ये दूसरा वीडियो है। कल के वीडियो में हमने 18 क्वेश्चन के आसपास देखे थे। आज हम आगे इसके क्वेश्चंस देखेंगे और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 1919 के भारत शासन अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला है कि केंद्र में एक सदनीय विधायिका की स्थापना, दूसरा है केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना, तीसरा आप देखिए कि प्रांतीय विधानसभाओं का अंत, और चौथा ऑप्शन है भारत सचिव की शक्तियों में वृद्धि। तो जो 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था उसी के बारे में ये क्वेश्चन बना हुआ है, और इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना करने के लिए ये जो 1919 है ये शासन अधिनियम आया था, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, अब देखिए कि इसमें जो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी उसमें आप देखिए कि प्रथम जो था वो क्या था, राज्य परिषद। पहला जो था वो था राज्य परिषद, और दूसरा क्या था, दूसरा था हमारी केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा जो है वो दूसरा था। ठीक है, अब देखिए कि जो राज्य परिषद है, यानी कि जो पहला था हमारा राज्य परिषद, उसके सदस्यों की जो टोटल संख्या थी वो कितनी थी, तो उसके सदस्यों की टोटल संख्या 60 थी, जिसमें आप देखिए कि 34 तो ऐसे थे जो निर्वाचित होते थे और उनका जो कार्यकाल था वो 5 वर्षों का था। ठीक है, जबकि जो अन्य थे उनको देखेंगे कि जो केंद्रीय विधानसभा है, ये तो हमने देखा कि राज्य परिषद जिसमें आप देखिए इनके टोटल सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे, और जो निर्वाचित होते थे उनका जो समय काल है वो कैसा था, तो वो था कैसे कि मतलब कि 5 वर्ष का। जबकि दूसरा जो था वो क्या था, दूसरा था केंद्रीय विधानसभा, और जो केंद्रीय विधानसभा है उसके सदस्य टोटल 144 थे, जिसमें से आप देखिए कि 104 जो है वो निर्वाचित होते थे और 40 आप देखिए कि मनोनीत होते थे। ठीक है, तो 40 इसमें मनोनीत होते थे और 104 निर्वाचित होते थे। टोटल इनकी संख्या कितनी थी, 144, और ये कहाँ की है, तो केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। ठीक है, इनका जो समय था वो कितना था, तो इनका जो टाइम पीरियड था वो टोटल 3 साल के लिए था। इसके अलावा दोनों सदनों में जो भी चीज़ें थी, यानी कि दोनों के ही जो राइट्स थे वो लगभग समान थे। केवल एक जगह पर आपको अंतराल देखने को मिलेगा, और वो क्या था कि बजट पास करने की जो स्वीकृति है वो देने का अधिकार केवल और केवल निचले सदन को था। ठीक है, तो बजट पास आज भी आप देखिए कि जो हमारे यहाँ बजट पास करने का अधिकार है वो केवल और केवल लोकसभा को है, और लोकसभा को ही निम्न सदन या निचला सदन कहा जाता है। तो वैसे ही उस टाइम पे भी था, मतलब टाइम पे भी था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार आया, जिसको हम लोग 1919 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं, उसमें भी प्रांत में क्या था कि उसमें जो है केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी, और उसमें आप देखिए कि जो दोनों विधायिकाएं हैं उनकी लगभग जो शक्तियां हैं वो समान है। एक जगह पे अंतराल है, और वो क्या है, वो है बजट पास करने की जो स्वीकृति है वहां पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो प्रांतों में द्वैध शासन है, ये जो मतलब कि आया है कंसेप्ट, इसके जनक कौन है, तो प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में लियोनस कार्टियस को जाना जाता है। किसको, तो लियोनस कार्टियस को जानता है मतलब जाना जाता है प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में। और इसी के साथ आप देखेंगे कि ये योजना आई थी, इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपबंधों में विभाजित किया गया था, और पहला उपबंध कौन था, आरक्षित विषय, और दूसरा है हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में कुछ विषय याद रखिएगा, जैसे वित्त है, भूमि कर है, अकाल सहायता है, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियाँ, जलमार्ग हो गया, सिंचाई हो गया, कारखाना हो गया, बिजली, गैस आदि आदि करके
कई सारे पॉइंट्स थे जो कि आरक्षित विषय में रखे गए थे। जबकि आप देखेंगे जो हस्तांतरित विषय था उसको कहाँ रखा, हस्तांतरित विषयों में आपको शिक्षा हो गया, पुस्तकालय है, संग्रहालय, स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि वगैरह आ जाते थे। तो इनको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना करना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 का उद्देश्य क्या था। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, भारत को पूर्ण स्वराज्य देना, तो सरासर गलत है। भारत को पूर्ण स्वराज्य देना अंग्रेजों का कभी भी मतलब मोटिव नहीं रहा। दूसरा कह रहे हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करना। तीसरा ब्रिटिश शासन को और मजबूत करना। और चौथा है भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़काना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तो बी वाला हो जाएगा कि भारत में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करना, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का उद्देश्य था। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया है उसी के बारे में क्वेश्चन है कि इस अधिनियम के तहत किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापना करनी थी। अभी बताया कि संघीय। ठीक है, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि इस अधिनियम के तहत किस सूची में शिक्षा विषय को रखा गया था। और ये 1935 के अधिनियम की बात कर रहे हैं। 1935 का जो अधिनियम आया था उसमें आप देखेंगे कि जो मतलब कि विषय हैं, जो मतलब कि विषय हैं उनको कई भागों में डिवाइड किया गया। और वो मतलब कि कितने भाग थे, तो केवल 3 थे। और तीनों के नाम जान लीजिए। पहला था परिसंघ सूची के विषय, जैसे आज भी आप देखेंगे कि 3 विषयों में डिवाइड किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और कुछ ऐसे भी विषय हैं जो कि ना तो केंद्र में आते हैं, ना राज्य में आते हैं, ना समवर्ती में, तो उनको डाल दिया जाता है अवशिष्ट सूची में। तो जो हमारी 7वीं अनुसूची है ना, उसी में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आप देखिए कि वैसे ही 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें भी विषयों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें आप देखेंगे कुछ विषय ऐसे थे जिन्हें परिसंघ सूची के विषय में कहा गया, और दूसरे थे हमारे कुछ ऐसे विषय जिन्हें प्रांतीय सूची के विषय में रखा गया। ठीक है, और तीसरा कौन सा था, तो तीसरा था समवर्ती सूची। ठीक, समवर्ती सूची। अब देखिए जो परिसंघ सूची है, जैसे आज हमारे यहाँ है ना कि इस पे जो भी संघ सूची के विषय हैं, इसमें जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो केंद्र के द्वारा बनाए जाते हैं। प्रांत यानी कि राज्यों के द्वारा, यानी प्रांत उस टाइम पे राज्यों को प्रांत ही कहा जाता था। तो जो राज्य सूची के विषय हैं उस पे जो भी कानून बनाने की शक्ति है वो राज्यों को है। जबकि जो समवर्ती सूची है उसमें आप देखिए कि नियम कानून बनाने का जो अधिकार है उसको मतलब कि राज्य और केंद्र दोनों को है। लेकिन अगर दोनों में विवाद होता है तो केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया गया है वही मान्य होता है। ठीक है, तो वैसे ही उस टाइम की भी बातें थी कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था उसमें भी परिसंघ की सूची के जो विषय थे उस पे कौन कानून बनाते थे, तो उस पे जो है विधान मंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त थी। ठीक है, और इस सूची में आपको कैसे कैसे विषय शामिल थे, जैसे विदेशी कार्य हो गया, करेंसी हो गया, मुद्रा है, मतलब करेंसी और मुद्रा एक ही होता है दरअसल, नौसेना है, सेना है, वायुसेना, जनगणना आदि। तो ये सारे विषय किनके पास थे, तो ये सारे विषय परिसंघ सूची में थे। ठीक है, दूसरा आप देखिए प्रांतीय सूची। तो जो प्रांतीय सूची है ना, इस पे जो कानून बनाने की अनन्य अधिकारिता थी वो किनको थी, तो वो प्रांतीय विधान मंडलों को थी। ठीक है सॉरी। और इसमें कौन कौन से विषय आते थे, तो जैसे पुलिस हो गया, प्रांतीय लोक सेवा हो गया और एजुकेशन। ठीक है, तो देखिए उस टाइम पे जो एजुकेशन है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया है उसमें जो एजुकेशन है उसको कहाँ पे रखा गया है, उनको प्रांतीय सूची या राज्य सूची के विषय में रखा गया। वर्तमान में आप एजुकेशन को देखें तो वो एजुकेशन समवर्ती सूची के विषय में है। आज़ाद भारत की बात हो रही है कि जो एजुकेशन वर्तमान में है वो कहाँ पे है, समवर्ती सूची में है। ठीक, उस टाइम पे जो समवर्ती सूची आई थी 1935 के अधिनियम में, वहाँ आप देखिए तो यही चीज़ें थी जैसे आज है वैसे ही उस टाइम पे भी था कि इस पे जो विषय है, इसमें जो भी शामिल विषय हैं उस पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो संघ और प्रांतीय विधानमंडल दोनों को था। और इसमें आप देखें कि समवर्ती सूची के विषय में कौन कौन शामिल थे, तो एक तो दंड विधि और प्रक्रिया थी, दूसरा सिविल प्रक्रिया, तीसरा विवाह और विवाह विच्छेद। आज भी विवाह और विवाह विच्छेद मतलब कि समवर्ती सूची का ही विषय है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पूछ क्या रहे हैं कि
कहाँ पर रखा गया था एजुकेशन को, तो उस टाइम पे एजुकेशन को रखा गया था राज्य सूची या प्रांतीय मतलब की सूची के विषय में, ठीक है। तो प्रांत लिखा रहे तब भी सही है और राज्य सूची लिखा रहे तब भी सही है, ठीक है। तो चूंकि ये 1935 के अधिनियम की टाइम पे पूछा जा रहा है, इस वजह से ये राज्य सूची का विषय हुआ। अगर वर्तमान स्थिति को पूछेंगे तो ये समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी वाला, 1935 के अधिनियम के तहत इसको आपको बताना था। वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है एजुकेशन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस अधिनियम के तहत, नहीं दरअसल यहाँ पे जो है होना चाहिए था 1919 अधिनियम के तहत, थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हुआ है। यहाँ ये 1919 से अधिनियम के तहत पूछ रहे हैं कि इस अधिनियम के तहत किस वर्ष केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ऑप्शंस क्या है, 1926, 1935, 1947 या 1950। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि 1926 में, ठीक है। तो 1926 में ली आयोग जो बनाया गया था 1923-24 में, ली आयोग बनाया गया था एक। ली आयोग कब बनाया गया था, तो 1923-24 में बनाया गया था, ठीक है। तो इन्हीं के जो है सिफारिश पर जो है ये 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, तो इन्हें याद रखिएगा। और ये मतलब कि इसका उद्देश्य क्या था, तो सिविल लोक सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। किसके लिए, तो सिविल लोक सेवा आयोग में जो मतलब इसका जो गठन किया गया था उसका उद्देश्य था सिविल सेवकों की भर्ती करना, ठीक। तो ये हो गया ऑप्शन ए वाला। और 1919 का अधिनियम जो है, इसमें एक क्वेश्चन और है, आगे देखेंगे वहाँ पे देख लेंगे। हाँ ये वाला यहाँ पे पता चल जाएगा। कह रहे हैं कि जो ये भी 1919 अधिनियम के 1919 के अधिनियम से ही पूछा गया क्वेश्चन है। इस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में कितने सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। हमारे पास ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो जो इसका सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि 3। अब देखिए कि 1919 में जो अधिनियम आया था, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों का होना मतलब कि 6 सदस्य उसमें शामिल थे, जिसमें 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था। लेकिन जो कमांडर इन चीफ पद था, कमांडर इन चीफ पद, इस पे कोई भारतीय नियुक्त नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला पद जो है उसको छोड़ करके अन्य जो पद हैं उसमें टोटल 3 भारतीयों का होना आवश्यक था। और टोटल कितने सदस्य होने थे, तो टोटल 6 सदस्य, ठीक है। तो 6 सदस्यों का होना आवश्यक था, जिसमें 3 सदस्य भारतीय हों, लेकिन कमांडर इन चीफ जो पद है उसको छोड़ करके। तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किस प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। ऊपर अभी हम देख के आ रहे हैं कि संघीय शासन, यानी ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 1935 के अधिनियम के तहत विधायी शक्तियों को किस प्रकार विभाजित किया गया था। तो अभी हमने देखा केंद्र मतलब प्रांतीय सूची, और कौन सी सूची थी, और था परिसंघ सूची, तीसरा था समवर्ती सूची। तो इसमें ऑप्शंस हैं हमारे पास केंद्र और राज्य, दूसरा है केंद्र राज्य और स्थानीय निकाय, तीसरा है केंद्र और संघीय क्षेत्र। केंद्र और संघ दोनों एक ही हैं तो कोई मतलब की बात नहीं है, और दा है हमारा इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि केंद्र और राज्य। तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे परिसंघ और इसे प्रांतीय, और तीसरी भी थी जिसको हम कहते हैं समवर्ती सूची। तो 3 हो जाएंगे, ऑप्शन ए वाला सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि समवर्ती सूची में कौन से विषय शामिल थे। सारे के सारे क्वेश्चंस 1935 के अधिनियम से ही पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शंस क्या हैं, विदेशी कार्य रक्षा, या फिर पुलिस शिक्षा, दूसरा दंड विधि और विवाह, तीसरा है सभी, मतलब लास्ट है सभी। तो सभी तो बिल्कुल नहीं होगा, अभी हमने ऊपर देखा ही था। तो इसका जो सही आंसर होगा, समवर्ती सूची में शिक्षा शामिल था, और पुलिस जो है, पुलिस तो प्रांतीय विषय का था। तो समवर्ती सूची में कौन कौन से आने चाहिए, दंड विधि और विवाह, हाँ यही आ जाएगा, दंड विधि और विवाह, ठीक है। दंड विधि और विवाह, ये सा वाला सही है। ये दंड विधि और विवाह यही ठीक है, सा वाला, यानी कि समवर्ती सूची के विषय 1935 के अधिनियम में दंड विधि, विवाह और क्या था, तो उसके अलावा था सिविल प्रक्रिया, ये तीनों चीजें शामिल थी। जबकि विदेशी कार्य और रक्षा ये मतलब कि केंद्र सूची या परिसंघ सूची के विषय में थे, और पुलिस तथा शिक्षा ये उस टाइम पे
राज्य सूची या प्रांतीय सूची के विषय थे और वर्तमान में जो एजुकेशन है वो समवर्ती सूची का विषय है, कई बार बता चुके। और दंड विधि तथा विवाह ये समवर्ती सूची का विषय है, मतलब कि समवर्ती सूची का विषय था, विवाह आज भी समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां किनके पास थी। तो अवशिष्ट शक्तियां जाहिर सी बात है अभी वर्तमान में केंद्र के पास है, तो उस टाइम पे किसके पास रही होगी, तो केंद्र, राज्य, न्यायालय ये सब नहीं होगा, उस टाइम पे ये वायसराय को दी गई थी। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किनके पास थी, तो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो वायसराय को दी गई थी, ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू जी ने 1935 के अधिनियम को क्या कहा, यानी कि उनके द्वारा 1935 के अधिनियम की आलोचना की गई थी और आलोचना के रूप में क्या उन्होंने बोला है। पहला कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, तो इतनी अच्छी इतना अच्छा तो अगर बोले होते तो आलोचना क्यों होती। दूसरा गुलामी का अधिकार पत्र, तीसरा संविधान का प्रारूप और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि गुलामी का अधिकार पत्र। तो नेहरू जी ने 1935 के जो भारत शासन अधिनियम आया था उसको गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। और इसी के साथ एक और प्यारा सा शब्द कहा था कि 1935 का अधिनियम एक ऐसी कार की तरह है, कार यानी कि चरपहिया गाड़ी, यानी कि एक ऐसी कार की तरह है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ठीक है, तो ये जो है दोनों प्यारे प्यारे जो स्टेटमेंट है 1935 के अधिनियम के लिए नेहरू जी के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि 1935 के अधिनियम में किसकी सर्वोच्चता थी। तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता थी। उस टाइम पे तो हमारी भारतीय संसद बनी ही नहीं थी, विधानमंडल तो आज के ही जैसे थे, तो ये नहीं होगा, ब्रिटिश संसद जो है उसमें सर्वोच्च थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि 1935 के अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कुछ मतलब किस उद्देश्य से की गई थी। पहला है कि देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण, दूसरा है कृषि विकास के लिए, तीसरा है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए कि 1935 के अधिनियम के तहत जो मतलब कि आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना की गई थी उसका उद्देश्य था देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण करना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर 14 नंबर का क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना शामिल थी या नहीं। तो साफ साफ लूसेंट में लिखा है कि 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना शामिल नहीं थी। ठीक है, तो नहीं हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि 1935 के अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का क्या हुआ। तो आप देखिए, ऑप्शन ए है समाप्त हो गई, दूसरा है विस्तारित हुई, तीसरा परिवर्तित रही और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस अधिनियम के तहत जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति है इसका भैया विस्तार हुआ है। ठीक है, और विस्तार होते हुए ये कहाँ तक पहुंच गई, एक तो दलित जातियों को भी इसमें मिला, दलित जातियों को, महिलाओं को भी वोटिंग राइट्स मिल गए हैं, महिलाओं को और मजदूर वर्गों को भी। ठीक है, तो ये विस्तार हुआ है और दलित जाति, महिलाओं तथा जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग थे उनको भी निर्वाचक पद्धति में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि अंबेडकर जी ने 1935 के अधिनियम के बारे में क्या कहा है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, यह एक आदर्श संविधान था, बिल्कुल नहीं। इसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, बिल्कुल नहीं। इसने सामाजिक समानता लाई, बिल्कुल नहीं। जो डी वाला है सही हो जाएगा कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग इसी से लिया गया है, बशर्ते उन्होंने इस लैंग्वेज में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कथन किनका है, तो ये कथन है अंबेडकर जी का। फिर से बोल रहे हैं कथन कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई भी क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में टेट का जो एग्जाम हुआ था, टेट 2020, उसमें जो जूनियर टेट हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का जो संविधान है उसमें मतलब कि सबसे ज़्यादा भाग जो है वो हमने कहाँ से ग्रहण किया है। तो भैया वो 1935 के अधिनियम से ही ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
कह रहे हैं आपसे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण किस प्रांत का निर्माण हुआ। ऑप्शंस क्या हैं, बंगाल, सिंध, असम या बिहार। तो असम, बिहार, बंगाल ये सब तो पहले ही थे, तो निर्माण क्या होगा, जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी वाला, यानी कि सिंध। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण जो बम्बई प्रांत था उसी से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो कहाँ से हुआ है, तो बम्बई प्रांत से अलग करके बनाया गया है सिंध प्रांत को, ऑप्शन बी वाला। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत और पाकिस्तान को कब स्वतंत्रता मिली। तो 15 अगस्त 1947। ठीक है, बी वाला जो है वो सही हो जाएगा, 15 अगस्त 1947। ये बात अलग है कि पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया और भारत देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ऑप्शन बी वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार संविधान सभा के कार्य क्या थे। ऑप्शंस क्या हैं, केवल संविधान बनाना। वैसे भी कहीं भी केवल टाइप का शब्द लिखा रहे तो एक बार दिमाग की जो घंटी है वो बजनी चाहिए, तो केवल वाला तो अक्षर जो है आप देखेंगे रॉन्ग हो जाता है। दूसरा संविधान बनाना और विधानमंडल का कार्य करना। तीसरा केवल विधानमंडल का कार्य करना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी वाला कि संविधान बनाना और विधानमंडल का कार्य करना। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार संविधान के ये कार्य संविधान सभा को यह कार्य सौंपा गया था कि वो संविधान बनाए और विधानमंडल का कार्य भी करे। और अगर आप ये सारे अधिनियम जो थे उन सारे अधिनियम से मैंने एक एक दो दो क्वेश्चंस करवा दिए हैं और 1935 का अधिनियम सबसे बड़ा था, इस वजह से उससे कई सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आप लोग पूरा जितना भी लूसेंट में दिया हुआ है उसको सब एक एक लाइन देखना चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल पे लूसेंट पॉलिटी करके वीडियो बनाई गई है, आप वहाँ पे जा करके पूरा देख सकते हैं। चलिए, ये रही आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। और इसी के साथ लूसेंट पॉलिटी का चैप्टर 1 समाप्त हुआ, यानी कि जो भी अधिनियम वगैरह आए थे वो सब हमने देख लिए हैं। अब कल हम लोग जो देखेंगे वो चैप्टर 2 देखेंगे, जिसमें हम भारतीय संविधान सभा के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। अगर आप लोग चाहते हैं जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है उसको पढ़ना, तो हमारे चैनल पे ही हम एनसीईआरटी हिस्ट्री करके वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे अभी जो वीडियोस चल रही हैं उसमें एमसीक्यू के फॉर्म में देख रहे हैं। इसके पहले हमने लाइन टू लाइन भी कवर किया है न्यू एनसीईआरटी को, तो आप लोग उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। और साथ में हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी इसी चैनल पे आ रहे हैं डेली, तो आप उनके साथ भी जुड़कर उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।